अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हमारे साथ कराची से मेरे फेवरेट लायर मौजूद हैं, मुइज़ जाफ़री साहब। और ये बड़ा ज़बरदस्त डॉन में लिखते हैं, आप तो सारे पढ़ते होंगे, इसलिए कोई उनका कोई लंबा चौड़ा तारुफ़ की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा एक तवील अरसे तक समा से भी प्रोग्राम करते रहे, अभी भी नया दौर के साथ ये कर रहे होते हैं शोज़ वगैरह, और डिफरेंट टॉक शोज़ में भी आप इनको देखते रहते हैं। लेकिन मुझे आज लकीली मुइज़ भाई मेरे हाथ लग गए हैं, तो मैंने कहा ज़रा इनसे पूछे कि आज जो रिज़र्व सीटों वाली हेयरिंग है, ज़रा उस पर भी बात करें। और फिर जो चीज़ें चल रही हैं, जो आज एक बड़ा इंकशाफ हसनात मलिक साहब की ये खबर है, उन्होंने मेरे वीलॉग में किया, मुइज़ भाई आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि अब ये गवर्नमेंट मैंने देखी है वीलॉग। देखिए, अच्छा हाँ, वो लाइक अब जजेस को भी इधर उधर करने की भी एक वजह से कहते हैं ना, जैसे जो पुलिस वाला तंग करे उसको राजनपुर पोस्टिंग दे दो, या ठीक है, तो वो अभी अब तैयारियां हो रही हैं। उस पर भी ज़रा बात करेंगे कि ये क्या सर आपको नज़र आ रहा है। तो आज जो आपने हेयरिंग देखी, जजेस सवाल कर रहे थे, लेकिन चीफ जस्टिस कादी फैसद नहीं चाह रहे थे सवाल हों। क्या वो वाकई सिर्फ ये चाह रहे थे कि पहले वो प्रोपोजिशन सुन लें, या जब भी वो कोई ऐसा सवाल होता था जो कहीं ना कहीं 13 जनवरी की रूलिंग की तरफ जा रहा होता था, तो वो उनको डिस्टर्ब करता था? बहुत शुक्रिया असद, आपने मधु किया। पहली बात। दूसरी बात ये कि बहुत मुबारक हो, ये बहुत ज़बरदस्त आपने सब काफ़ी हाई टेक, इट लुक्स रियली गुड, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, फिर आई थिंक आज का के हवाले से कोई भी बात करने से पहले पहले तो ये कहना ज़रूरी है कि कादी साहब का ये क्रेडिट है कि उन्होंने फुल कोर्ट बिठाया। उसके पीछे आप जो भी नियत या शक का इजहार करें वो आप करते रहें, वो सबको हक़ है। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि एक ऐसे मामले के अंदर भी फुल कोर्ट बैठा कि जहाँ पर काजी साहब की सुबकी होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड है, जिस तरह आपने कहा 13 जनवरी के फ़ैसले से। तो ये बड़ी बात है, वरना मंसूर अली शाह साहब ने एक प्रिलिमिनरी हियरिंग कर ली थी तो ट्रेडिशनली उन्हीं के साथ आप और लोग जोड़ देते और वो फिर उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचा देते। लेकिन अगर कोई भी मामला है इस वक्त जो इतना अहम है मिलिट्री कोर्ट्स के केस के अलावा, और सलमान अकरम राजा साहब की जो पिटिशन थी उनकी पीटीआई के कैंडिडेट होने के साथ साथ, वो ये केस है। और आई माइट बी मिसिंग अ फ्यू थिंग्स जो कि चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये केस डिज़र्व करता है एक फुल कोर्ट, तो ये खुशाइंद बात है कि बना। दूसरा, ज़ाहिर है क्योंकि 13 जनवरी के फ़ैसले का ही ये रिपल इफ़ेक्ट था। 13 जनवरी के फ़ैसले के बाद ही इलेक्शन कमीशन के लिए ये मुमकिन हुआ कि वो इस तरह की हरकतें करे और एक के बाद एक वो एक पोजीशन के बाद दूसरी पोजीशन लेती रहे। पहले पीटीआई को वो सिंबल डिनाई हो जाए, तो फिर उसके बाद उनके कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दे, और फिर वो पीटीआई की वकला की तरफ से भी ये कमज़ोरी थी कि वो उस ट्रैप में फंस गए। उन्होंने ख़ुद को, जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब ने किया था, उनको ज़ाहिर करना चाहिए था कि नहीं, हम पीटीआई के ही हैं, उन्हीं के सर्टिफाइड कैंडिडेट्स हैं और हम पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं। लेकिन पार्टी का उस वक्त इंटरनल मैकेनिज़्म या फिर जो लीगल राय जो जिसने फ़ौक़ियत पाई वो थी कि चलें अभी इंडिपेंडेंट की आपको लय में वो चल जाते जो हैं। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने आज एक रिमार्क्स दिए, आपको कहीं लगता है कि वही हुआ है पीटीआई के साथ? उन्होंने कहा कि 13 जनवरी के फैसले को गौर से पढ़ा ही नहीं गया, उसका एक हवा बना दिया गया और पार्टी खुद भी उससे डर गई। इतना मीडिया में बात उस पर हुई कि पार्टी खुद भी डर गई। उन्होंने कहा कि वो देखें, ये बात ज़रूर है, मंदोखेल साहब की बात से मैं मुत्तफ़िक़ हूँ कि ऐसा ज़रूर है कि पीटीआई ने 13 जनवरी के फ़ैसले के सिलसिले में बहुत सारी गलतियाँ की। लेकिन मेरे ख़्याल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिनसे वो गलतियाँ अरेस्ट हो सकती थीं। यानी कि मेरे ख़्याल में इलेक्शन कमीशन की यहाँ पे वाज़ेह बदनीयती है, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से 13 जनवरी का केस आर्ग्यू किया जा रहा था, तो काज़ी साहब की लेड बेंच को ये बावर कराया गया था कि नहीं, इस वक्त तो सिर्फ सिंबल की बात हो रही है। क्योंकि वरना तो उस वक्त भी ये आर्गूमेंट उठी थी ना कि भाई आर्टिकल 17 की हमारी आईनी हक़ है, जो एक रैंडम रूल है जो कि सरासर गैर कानूनी और गैर आईनी है, उसके लगा कर अगर हमसे ये सिंबल ले लिया जाता है तो फिर हमारे सामने नताइज जो हैं वो ऐसे आएंगे कि हमें एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी की हमारी हैसियत जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। तो उस वक्त काजी साहब के कोर्ट ने रिमार्क किया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अभी तो सिर्फ हम सिंबल तक महदूद हैं, और अगर ऐसा हुआ तो हम आइंदा देख लेंगे। तो वो आइंदा का दिन जो है वो चलते चलते अब आया है, जबकि बहुत पहले आ जाना चाहिए था। तो ये एक ज़ाविया तो है, और मंदोखेल साहब की ये बात दुरुस्त है, लेकिन कोर्ट ने ये एक तरीके से 13 जनवरी के फ़ैसले की तनकीद भी है कि ऐसा फ़ैसला ही नहीं आना चाहिए था ऐसी सूरत हाल में और ऐसे वक्त में कि जिसका इस तरह इस्तेमाल या इतना वसी तौर पे उसको अब्यूज़ किया जा सके। तो आई थिंक एक पार्ट तो यही है जो मंदोखेल साहब ने फरमाया, जस्टिस मंदोखेल साहब ने फरमाया। और दूसरा पार्ट लेकिन वो है कि वो कोर्ट ने गुंजाइश पैदा की थी कि इलेक्शन कमीशन इस तरह बिहेव करे, और इलेक्शन कमीशन का बिहेवियर बदनीयती और मैल प्रैक्टिस का बिहेवियर, मिसकॉन्डक्ट का बिहेवियर उसके सामने वज़ा था, जो कोर्ट ने इग्नोर किया।
और वो न सिर्फ उसकी ये हाइपर टेक्निकलिटी पे बैठ के डिसीजन के हवाले से वाज़ेह था, बल्कि जो उसने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलकर कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है, लोग डाकुओं से लड़ रहे हैं करके, जो सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़ेह हुक्म था 90 दिन में इलेक्शंस का 2 सूबों में, उसकी पामाली की थी। तो देखिए इलेक्शन कमीशन का तो एक ही काम है ना, इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना। वो अपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड को पूरा करने में फ़ेल कर चुकी थी। लेकिन फिर भी उसको एट फेस वैल्यू लिया गया, उसकी पोजीशन को एट फेस वैल्यू लिया गया और उसकी पोजीशन के ऊपर बिल्ड होते-होते हम आज यहाँ खड़े हैं। आई थिंक तो लिहाजा बात पूरी शायद ये नहीं है, लेकिन आधी बात ये ज़रूर है। अब वो फुल कोर्ट के ऊपर मैं अगर कमेंट करना चाहूँ, देखिए ये एक वकील के लिए ख़ास तौर पे ये मंज़र जो है ना, ये बहुत पुरकशिश होता है कि ऑल योर जजेस टुगेदर। उसकी डायनामिक्स भी अलग होती हैं। वहाँ पे आर्ग्यू करना फैसल साहब के लिए आज एक्स्ट्रॉर्डिनरीली डिफ़िकल्ट था, हर वकील के लिए होता है, क्योंकि आप जिस पेस पे चलना चाह रहे होते हैं, उस पेस पे चलना तकरीबन नामुमकिन होता है। क्योंकि 12-13 बॉलें इकट्ठी करवाई जा रही होती जी, हैं। और कुछ लोग कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ लोग कुछ सोच रहे होते हैं। कोई सवालात जो हैं वो उन सवाल के अंदर तज्ज़ियात होते हैं, कुछ सवाल होते हैं जिनसे और सवाल निकलते हैं, जिसकी वजह से फिर दूसरे साहिबान बेंच पे जो हैं उनके सवालात पीछे रह जाते हैं। तो फिर वो सवाल जब सामने आते हैं तो मौज़ू जो है वो तब्दील हो चुका होता है, आपको वापस पीछे जाना होता है। फिर उसकी वजह से आज हमने देखा काज़ी साहब को भी पेस की मतलब उनको ये बुरा लगता है कि पेस जो है वो फिर ऐसे हो रहा है कि कुछ चल ही नहीं रहा है आगे, यानी कि मामलात ही नहीं आगे बढ़ रहे, और तल्खियाँ भी हमने इस वजह से देखी। लेकिन एक फुल कोर्ट एक मैजिकल मंज़र होता है, और मेरे ख़्याल में काज़ी साहब जो हैं वो आज उन्होंने बराह रास्त सामने जिस तरह उनका मुकालमे का तरीक़ा है, वो थोड़ा उसकी झलक तो हमने देखी। लेकिन जी, आप ठीक कह रहे हैं, आपका तज्ज़िये से मैं मुत्तफ़िक़ हूँ कि उन्होंने अपना अपना माइंड नहीं शो किया। और ज़ाहिर है जहाँ 13 जनवरी का डिस्कशन आना था, वहाँ उनको डिस्कम्फ़र्ट तो होना था, क्योंकि उनका आखिरकार फ़ैसला है और एक 3 मेंबर बेंच का फ़ैसला है, जिसको बैक जुम्बिश कलम ये फुल कोर्ट जो है वो ज़ाया कर सकता है। तो ज़ाहिर है वहाँ पे कोई बैक ऑफ द माइंड कोई थॉट प्रोसेस तो होगा। आई थिंक 13 जनवरी का बराह रास्त जो ज़िक्र है वो मुनीब अख्तर साहब की तरफ से आया कि एक फ़ैसला हुआ, उस फ़ैसले के बाद ये हुआ। तो मेरे ख़्याल में, क्योंकि फ़ैसल साहब तो जिस तरह आपने भी तज्ज़िया किया, मैं देख रहा था अपनी राइड हेयर में, कि फ़ैसल साहब ने तो कोशिश की कि वो जो उनका तरीक़ा है कि वो उसको कॉन्फ्रंटेशनली ना लें, बल्कि उसको वो एक इलेक्शन कमीशन की गलती ज़ाहिर करें। और ये एक अच्छी लीगल स्ट्रैटेजी है, मतलब आप एंटागनाइज़ क्यों करना चाहेंगे कोर्ट को? तो दैट्स माय ओपिनियन ऑन व्हाट हैपेंड टुडे। मंसूर अली शाह साहब जो हैं, उन्होंने कोई बात ज़्यादा नहीं की, वो तो सिर्फ लेकिन अपने सवालात फ्रेम कर रहे थे। उन्होंने एक ऑप्शन रखा, जो कि बेसिकली फैसल सिद्दीकी साहब ने भी जो 4 क्वेश्चंस रखे सामने अदालत के, कि उनके जवाब आने चाहिए इस आईनी तशरीह में। वो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि फिर अगर ऐसे ही है तो हम ये क्यों ना करें कि सीटें फिर किसी को भी ना दें। तो आपको लगता है कि अगर इस फुल कोर्ट ने एक कंसेंसस से डिसीजन देना वाला एक 13-0 का, तो फिर अल्टीमेटली बात इस तरफ जा सकती है कि यार फिर ये वो एरिया है जो कि एक सब जुडिस मामला है, कल लगा हुआ है। इसके अच्छा, ऊपर अगर मैं ये तज्ज़िये करूँगा तो वो मुझे बहुत शौक से मैं करूँगा, लेकिन इन सब कुछ को ऑफ करने के बाद। ठीक है। तो लेकिन मेरे ख़्याल में इस वक्त जो है वो राय नहीं दी जा रही। इस वक्त तो सिर्फ मुकालमा जो है वो एक इनिशियल स्टेज पे है, और सवालात का तयन किया जा रहा है, हुदूद का तयन किया जा रहा है। इस वक्त जो भी जज साहब कुछ बोल दें, अनलेस वो कोई बिल्कुल ही क्लियर इंडिकेटर हो, जिस तरह मेरे ख्याल से मुनीब साहब की तरफ से एक बहुत क्लियर इंडिकेशन आई कि अगर ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत सीट्स मिलने का, रिजर्व सीट्स मिलने का मामला है, तो इसकी एक पॉजिटिव कमांड है और एक नेगेटिव कमांड है। हाँ, यानी इसकी एक ये है कि आपको अपने हद से ज़्यादा नहीं मिलेगी, हाँ, और एक ये है कि आपका जो आपको जुस्सा हिस्सा बकदरे जुस्सा मिलेगा। तो मिलेगा जो यहाँ आपको बनता बादियों है। नज़र तो आपने एक इतना नॉवल तरीका निकाला है कि आपने दोनों को वायलेट किया है। अब ये मेरी नज़र में एक राय है, यानी इस पे इसको डिफीट, एक तो मुनीब साहब की अपनी शख्सियत भी ऐसी है कि वो ऐसी कोई बात नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक वाज़ेह पोजीशन थी जिसके ऊपर मैं देखूंगा वो कल किस तरह बिल्ड करते हैं। लेकिन बाकी जज साहिबान की तरफ से, मंदोखेल साहब की तरफ से जो पहले हिस्से में सवालात आए वो कुछ और ज़ाहिर कर रहे थे, और फिर जो अगले हिस्से में सवालात आए वो फिर कोई और मतलब उनका जहन कहीं और जा चुका था, और ये बिल्कुल फितरी एक अमल है। तो अभी प्रिडिक्ट करना मेरे ख्याल से, जी मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूँ आज की हेयरिंग देखकर कि एक मिडिल ग्राउंड पे शायद कोर्ट के लिए पहुँचना निस्बतन आसान हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि कंप्लीट जस्टिस नामुमकिन है, और मैं वेट अच्छा, करूँगा ये पूरे हफ्ते को। अच्छा देखिए, वैसे तो 13 जनवरी का जो फैसला है उसके असरात मेरा नहीं ख्याल कि अब ख़त्म हो सकते हैं। वो चीफ जस्टिस कादी फाइज़ ईसा के ऊपर उनकी लेगेसी में वो मंडलाते रहेंगे वो सारे। लेकिन आपको लगता है कि चीफ जस्टिस कादी फाइज़ साहब, मुझे ये लगता है कि वो उस फैसले के बाद बंद गली में चले गए, और मुझे लगता है कि वो आज तक खड़े हैं।
आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये केस उनको एटलीस्ट बंद गली में से एक पतली गली दिखा सकता है जहाँ से वो निकल सके? देखिए, मैं इस तरह तो तज्जिया नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरा ख़्याल था कि 13 जनवरी के फ़ैसले के बाद जब उसके असरात आयाँ हुए थे, तो उसके रिव्यू में कुछ हो जाना था। मेरा ये ख़्याल था, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो हाई कमिश्नर साहिबा को जो ख़त किया, उसके अंदर तकरीबन उस फ़ैसले का दिफ़ा हुआ, जी। तो वो भी मेरी नज़र में सरप्राइजिंग था। अब इस केस से क्या निकलना है, मैं देखूँगा, मैं पुरुमीद हूँ, लेकिन जो डैमेज 13 जनवरी के फ़ैसले के बाद हुआ है आज तक, वो रिकवरेबल तो मेरी नज़र में नहीं है। चाहे वो पब्लिक परसेप्शन के हवाले से आप कहें, डेमोक्रेटिक पॉलिटी के हवाले से आप कहें, या उसके जो असरात रहे हैं फरवरी 8 को जो हुए, 9 को जो हुए, 10 को जो हुए, मतलब जो जो हैंडीकैप्स प्रिवेल कर रही थी पीटीआई के ऊपर और कोर्ट की इंटरवेंशन नहीं थी, हालांकि उसके अपने फैसले की मोहर की वजह से ही अक्सरियत वो हैंडीकैप्स थी गोइंग इनटू फरवरी 8। तो अब वो एक चीज़ अब तारीख का हिस्सा हो चुकी है। अब जी, सैल्वेजेबिलिटी हर चीज़ में होती है। मैं देखूंगा किस तरह है, मैं उस पर तज्जिया नहीं करना चाहता। अच्छा, उस पे नहीं करना। अच्छा, वैसे मुझे भी लाइक आपसे मैं सारे वो सवाल पूछ रहा हूँ कि जिससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मैं आपको मुश्किल पोजीशन में डाल रहा हूँ, क्योंकि यू आर अ लायर, तो आप तो उस माइंड से भी देखते हैं। तो मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, हमें तो आदत ही यही होती है करने की। तो हालांकि आप भी हमारी बिरादरी में हैं, आप सारी बातें शोज़ करते हैं, आते हैं, तो लेकिन आपको लगता है कि वो जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर को खत लिखा गया, ये लिखा जाना चाहिए था? देखिए, मेरी तो समझ से बाहर है क्यों लिखा गया, और मेरी समझ से बाहर है कि एक कोर्ट का फ़ैसला इस तरह डिफेंड क्यों किया जा रहा है और बराह रास्त मुकालमा क्यों किया जा रहा है, और उस मुकालमे में तंज़ क्यों किया जा रहा है कि तुम होते कौन हो मुझसे ये बात करने वाले, तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारे मुल्क का माजी क्या था। हालांकि वो मुल्क शायद अपने उस माजी से अब हट चुका है और इतराफ़ कर चुका है अपने माजी का। यानी कि ये ऐसा भी नहीं है कि आप कोई उनकी इसराइल के ऊपर जो पोजीशन है उस हवाले से कमेंट करते हुए कह रहे हैं, आप बहुत पुरानी पोजीशंस को याद दहानी कराते हुए बायस का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन वो सारी बातें एक तरफ चलें, तज्ज़ियात हैं, सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन एक हाजिर चीफ जस्टिस का अपने फ़ैसले के हवाले से इस तरह रजिस्ट्रार के थ्रू मुकालमा, जबकि उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू पेंडिंग हो, मेरी समझ से बाहर है। और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपको कहने की कि इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती या ये कभी इस दफ़ा नहीं हुआ, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे प्रेसिडेंट पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इस चीज़ को देखते हुए ही आपसे कह सकता हूँ कि ये मेरी समझ से बाहर है, और वो मेरी समझ की कमज़ोरी है यकीनन। मैं कोई बराह रास्त इस तरह तनकीद नहीं करना चाह रहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, एक चीज़ और मोहित भाई, आज के थोड़ा केस से आगे निकल रहा हूँ अब मैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले हम ये टर्म यूज़ करते थे, मैं मानता हूँ, एतराफ़ करता हूँ, मैं ये टर्म यूज़ करता था, बंदयाल परस्त और आइन पसंद जजेस की। ठीक है, आइन पसंद जजेस में हम चीफ जस्टिस काजी फाइसा को रेट करते थे, जस्टिस मंसूर अली शाह को, जस्टिस उनको अतर मिल्ला को, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को, ठीक है, इन जजेस को, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को, इन लोगों को हम रेट करते थे। उसमें जैसे सरदार तारिक मसूद थे, वो रिटायर हो गए हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो जो चीफ जस्टिस कादी फैसा को शायद जस्टिस इजाज़ुल हसन या जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को निकालने के बाद कोर्ट के अंदर एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हासिल हो गई थी लाइक माइंडेड जजेस की। चीफ जस्टिस कादी फैसा शायद पिछले कुछ अरसे में जो कुछ उन्होंने जिस अंदाज में अदालत चलाई, खसूसन 6 जजेस के लेटर के बाद जो कुछ उन्होंने किया, उससे शायद ऐसा डिस्ट्रस्ट क्रिएट हुआ है कि शायद आज जो लोग उनके लाइक माइंडेड थे या उनके मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हुए थे, मैं जजेस की बात कर रहा हूँ, शायद अब वो उतना ज़्यादा नहीं यार उनके अगेन, साथ इस वक्त मैं ये मौजूद। दिलों के हाल के ऊपर कमेंट के बजाय मैं इस सवाल को एक और तरीके से लेता हूँ। मेरी नज़र में काजी साहब ने जो अपनी जद्दोजहद की थी और जंग लड़ी थी अपने सफाई पेश करने के लिए, उन्होंने सिस्टम्स का हवाला दिया था, उन्होंने आर्बिट्रेरीनेस के ख़ात्मे का हवाला दिया था, उन्होंने एक तरीक़त से चलने का हवाला दिया था, उन्होंने इस बात पे इसरार किया था कि हर चीज़ का एक मंतक होनी चाहिए, हर चीज़ के पीछे एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये रूल बाय वन नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये सारी आर्ग्यूमेंट्स की थी, कई खतूत लिखे थे, आप शेयर करते थे, मैं पढ़ता था, हम सब अश्क करते थे कि ये जब चीफ बनेंगे तो इसके अगर थोड़े से भी हिस्से जो हैं वो अमर हो गए तो हम कहीं बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे। लेकिन उसके बाद हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो कि सिस्टम्स के मुनाफी हैं। यानी कि
आप एक जो जुडिशल कमीशन के हवाले से हुआ कि आप एक बहुत उम्दा जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ज़िम्मे लगाते हैं, जो उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ है इंतज़ामी तौर पे एक अमली जामा पहनाना जुडिशल अपॉइंटमेंट को। आप उनको 6 महीने देते हैं, वो चंद माह में कर लेते हैं काम, उसके बाद वो मामला लटक जाता है, जुडिशल कमीशन की मीटिंग नहीं होती। अब आखिरकार जब मीटिंग होती है तो वो सारा काम जो है उस पे पानी फेर दिया जाता है इस बुनियाद पे कि लॉ मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि हम एक आईनी तरमीम सोच रहे हैं जो इस सारे अमल को ही बदल देगी। अब असद ये कहना कहाँ से काफ़ी है कि हम आईनी तरमीम का सोच रहे हैं? यानी आईनी तरमीम एक अमल होता है, साल लग जाता है उसके बारे में डिबेट करना, उसको टेबल करना। यानी आप अपनी नीयत का इज़हार कम से कम एक बिल के थ्रू तो करते हैं। यानी कि एक बिल आया होता जो इन चीज़ों को एड्रेस करता, वो बिल टेबल क्योंकि हो चुका होता तो उसके ऊपर लॉ मिनिस्टर रिलाई करते हुए कहता देखें जी ये हमारी कोशिश है, अभी आप अगर इसको स्टॉल कर दें, अगर हमारी कोशिश नाकाम होती है तो इसको ले आइएगा, तो भी कुछ मंतक समझ आती है। हालांकि मुझे उस वक्त भी नहीं समझ आती, कोर्ट का अपनी सवाबदीद है, वो कर ले, उसके बाद और आप स्पेशली जबकि कोर्ट ने वो मुकम्मल कर ली जी हूँ, बिल्कुल, और वो वो उसके ड्राफ्ट ऊपर मौजूद हो। काम हुआ है और अपॉइंटमेंट्स आनी है, 3 असामियाँ खाली हैं जो कि अब पुराने तरीके से होंगी, जो कि आर्बिट्ररी लगता था बहुत सारे लोगों को। तो और उसके अंदर जो इंटरवेंशन है कि सीनियर मोस्ट में रेकमेंड करेंगे तीनों को, कि 3 नाम नहीं रेकमेंड करेंगे, ये तो इंटरवेंशन, ये अगेन सवाबदीदी है ना कि ये फैसला एक मिडिल रोड ढूँढी चीफ साहब ने। हालाँकि अगर रूल्स होते तो उसका एक प्रॉपर तरीके से किया जाता। तो मेरे ख़्याल में ये एक बहुत मेरे लिए मायूसकुन बात थी कि हुकूमत की इस उज़र को मान लिया गया। अच्छा, और इसी के पीछे अब अगर ये समझा जा रहा है कि ये रिज़र्व सीट्स के मामले के पीछे दरहकीकत एक ऐसी आईनी तरमीम है जिसके जानबूझ के स्ट्रैटेजाइज़ करके हुकूमत उसके हवाले से कोई बराह रास्त काम नहीं कर रही। यानी कि ऐसा नहीं कर रही कि वो टेबल कर दे उस अमेंडमेंट को, बल्कि बस उसकी एक हवाई, एक एब्स्ट्रैक्ट बात है। अब ये मेरी नज़र में बहुत ख़तरनाक सी चीज़ है कि आप अगर जजेस के हवाले से, उनके टेन्योर्स के हवाले से या उनकी सर्विस के तरीक़े के हवाले से एक मुकालमा शुरू कर दें। उस मुकालमे में आप डिनायल्स डालें, डाउट्स डालें, लेकिन उसकी वजह से आप एक क्लाउड सा क्रिएट कर दें ओवर अ जुडिशल प्रोसेस, जिसकी फ्रैंकली अभी कोई आपके पास जवाज़ नहीं है उसकी बात भी करने का, क्योंकि आपने बिल से पहले भी जो कमेटी पेपर्स होते हैं, जो पहले की डिबेट होती है, कैबिनेट में डिस्कशन होता है, कुछ भी नहीं हुआ है। यानी आप यू कांट शो एनीथिंग फॉर जानबूझ के, क्योंकि आपने अपने कार्ड्स लोड करने हैं कि जब आपके पास कार्ड शायद आ जाएँ तो फिर आप अपना हैंड जो है वो शुरू का हैंड भी उस वक़्त रिवील करेंगे। तो अब ये तो मेरी नज़र में नामुनासिब है। अब और स्पेशली एक ऐसी वक्त में जब बहुत ज़्यादा खदशात का, जैसे कहते हैं ना, वो वसवसों का एक ऐसे वक्त ज़माना में चल रहा हो। नहीं, एक ऐसे वक्त में आप जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहे हैं या आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अमेंडमेंट्स कर रहे हैं थ्रू ऑर्डिनेंस, जबकि आपकी हैयत उस पे डिपेंडेंट है, उन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फ़ैसलों पे डिपेंडेंट है, उस सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन पे डिपेंडेंट है। आपके नंबर्स, आपकी हुकूमत के अंदर कॉन्फिडेंस, मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, सारी इस बात पे डिपेंडेंट है कि ये जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मसला है, ये अगर रिज़ॉल्व हुआ उस तरीके से कि जिस तरह बादियों नज़र उनकी काउंट्स में नज़र आ रहा है कि उनकी टैबुलेशन का इशू है, तो आप फिर वहाँ नहीं खड़े हैं जहाँ पे आप आईनी तरमीम तो छोड़ दें, आप आम कानून साज़ी, आप हुक्मरानी करने के अहल नहीं हैं। तो इस दौरान अगर आप अमेंडमेंट्स ला रहे हैं इन इलेक्टोरल लॉज और इन नैब लॉज बाय वे ऑफ ऑर्डिनेंसेस, तो ये तो एक बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेटिकली डिफिशेंट एक्शन है। यानी कि इसके अंदर जमहूरियत का बहुत ज़्यादा बड़ा एक खलल है जमहूरी प्रोसेस में। अच्छा मुझे भी, अब हम ज़रा क्योंकि निकल कर पार्लियामेंट तक तो पहुँच ही चुके हैं जुडिशरी से, मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो जिस तरह से ये हुकूमत गवर्न कर रही है, ठीक है, एक बड़ा कहा जा रहा है वो देखनी महंगाई नीचे आ रही है, हालांकि उसके फैक्टर्स दूसरे हैं, पेट्रोल नीचे आ गया, आटा आपके पास रुल रहा है तो कीमतें नीचे ही आनी थी, ठीक है, लेकिन ओवरऑल आपको लगता है कि ये एक ऐसी असेंबली है जिसके पास ऐसा मैंडेट है कि ये अपना टेन्योर पूरा करने की रखती है सकत, इसमें इतनी है? आपको लगता है कि, या जिस तरह से आज ही उन्होंने वो 3 इस्लामाबाद के एमएनएस ने तो ऑब्जेक्ट कर दिया ट्रिब्यूनल के ऊपर कि हम फॉर्म 45 नहीं देंगे, लेकिन ये जज हमारा केस ना सुने। लाहौर वाले के लिए उन्होंने पहले से ही वो ऑर्डिनेंस ले आए देखें, ये कि इनको तो अपनी सस्टेनेबिलिटी की भी लड़ाई लड़नी पड़ आप रही है कि हम बच जाएं। आप इनकी असेंबली और इनकी मैंडेट की और इनकी लेजिटिमेसी की बात कर रहे हैं। अगर ये सब कुछ इनके पास होता भी तो इनके पास क्या है?
अगर इनके पास होती भी सिंपल मेजॉरिटी, अगर फरवरी 8 के लिए जो तज्जियात थे वो कामयाब हो जाते और पीटीआई जो है उसको इतनी सीट्स नहीं मिलती, तो भी इनके पास क्या है? यानी कौन इनका बंदा है जो कि खुदगर है, जो कि खुद कफ़ील है अपने फ़ैसलों पे, जो 3 साल पहले बात कर रहा था वो आज कर रहा है? कौन है? मतलब शहबाज शरीफ के अलावा। और शहबाज शरीफ भी क्यों कर रहे हैं, और वो उस वक्त जब कर रहे होते थे तो उनके बारे में पार्टी क्या राय रखती थी, और उनकी वजह से पार्टी को कौन कौन सी शख्सियात छोड़ के गई हैं, किस वजह से छोड़ के गई हैं। आई थिंक मैंडेट एंड लेजिटिमेसी की तो सवालात मतलब मजाक में अगर आप कर रहे हैं तो करें, वरना क्या मैंडेट, क्या लेजिटिमेसी? मतलब आप देखें मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो फिर मैं कुछ लोगों को भूल जाऊंगा, लेकिन आप देखें इनके वजीर वज़रा कौन है और उनकी पीएमएल नून से क्या ताल्लुक़ है, और पीएमएल नून का उनके ऊपर कितना असर है, और क्या चल रहा है इस वक्त हमारी हुकूमत में। आई डोंट थिंक देयर इज एनी लेजिटिमेसी। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, लाइक अब मियाँ नवाज शरीफ साहब वो बार बार कहते हैं कि मेरे साथ ये किया, जजेस ने ये किया, जर्नलों ने ये किया, वो बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट कहते हैं, लेकिन उनको अपने साथ होने पर तो दुख है कि मेरे साथ ये किया, लेकिन अभी वही अगर किसी और के साथ हो रहा है तो वो उस पर वो खुश है। यानी कि इमरान खान को भी यही लगता था कि बाकी सबके अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट करे तो ठीक है, मेरे साथ खड़ी रहे। मियाँ साहब का भी फिर यही केस है कि मेरे साथ खड़ी है, बाकी सबके साथ जो करे। तो हमारी तमाम सियासी क्लास की अब ये मजबूरी बन गई है, या इतनी ज़्यादा हमारी पॉलिटिकल क्लास को कट टू साइज कर दिया गया कि अब वो सर्वाइव इसी तरह करती है। नहीं, ऐसे देखें, इमरान खान की तो ये पहली साइकिल ऑफ लर्निंग है ना, ये पहली डिग्री है, लेकिन मियाँ साहब की तो ये तीसरी है जी। अब मियाँ साहब की जब दूसरी डिग्री का ज़माना था ना, जब वो वोट को इज़्ज़त दो की तरफ जा रहे थे, और उनकी तरफ जो कॉन्स्टिट्यूशनली माइंडेड लोग थे और जो फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी माइंडेड लोग थे, उनको लग रहा था कि अब मियाँ साहब जो है सीख गए हैं। वही लोग जिनको लग रहा था कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब वापस आई थी तो वो भी एक चेंज पर्सन थी, और उनकी अगर हुकूमत होती तो एक चेंज पीपल्स पार्टी सामने आती। तो उस वक्त जब आप नवाज शरीफ साहब और उनके लोगों की बातें सुनते थे, और एक मतलब इन टेलीविज़न आप उन लोगों के इंटरव्यूज़ करते थे, और आपको लगता था कि शायद देयर चेंज्ड, ही इज अ स्टेट्समैन नाउ। नहीं, हाँ, तो उस वक्त की जो पीपल्स पार्टी के लोग होते थे ना, वो आपको ऑफ द रिकॉर्ड कहते थे कि यार बात सुनो, हम जैसे भी हैं ना तो हमें याद करोगे, क्योंकि ये बंदा जो है वो वापस से वही करेगा जो साइकिल्स के अंदर होता आया है। और हमने बाजवा साहब के लिए आर्मी अमेंडमेंट में देखा, और उसके बाद से तवातुर से देखा कि वो वोट को इज़्ज़त दो तो एक कहाँ कब का नारा है, किसका नारा है। यानी कि आप देखें कि उन्होंने उसको किस पॉइंट पे कैश कराया है। यानी कि चौधरी ने कहा था ना, वो बेवाउत उसमें वो था, साइलेंट था वोट को इज्जत दो। नहीं, लेकिन आप देखें ये कितनी बड़ी फॉल है। अच्छा, तज्जियात ये होते थे कि देखें उनकी उम्र देखें, उनकी ये लास्ट इनिंग्स है, वो ही वांट्स टू लीव समथिंग दैट इज़ अ लेगेसी, देयर मस्ट बी अ चेंज, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ ना। यानी कि वो वहीं खड़े हैं ना जहाँ वो खड़े थे व्हेन ही वाज 50। उनकी आप बातें देखें, उनकी सेंस ऑफ विक्टिमहुड देखें, ये 4 दफ़ा कर चुके हैं मियाँ साहब। यानी ये मियाँ साहब की पहली या दूसरी या तीसरी बार नहीं है, ये मियाँ साहब की आखिरी बार ज़रूर है शायद, बिकॉज ऑफ वेरी स्टैंड्स इन हिज पॉलिटिक्स नाउ, लेकिन उसके नतीजे में उनकी पार्टी कहाँ है? मेरे ख्याल में अगर ये लोग चलते रहे ऐसे, आप मैंडेट और देखें, इनको अगर चला लिया गया ना 5 साल, तो कोई पीएमएल नून नहीं बचेगी, यानी कोई हार्टलैंड नहीं होगी, कोई वोट बैंक नहीं होगा। अभी भी अगर साफ, शफाफ और बल्ले के निशान के साथ इलेक्शंस हो जाते तो मेरे ख्याल में नून लीग के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस खड़ा था फरवरी 8 को। अगर उस वक्त नहीं खड़ा हुआ क्योंकि ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो आज ज़रूर खड़ा है। और अगर आज भी आपको शक है कि नहीं खड़ा, तो मार्क माई वर्ड्स, देखें असद, कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम भूल जाते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फोकस करके बात करते हैं। 35 साल से कम उम्र पाकिस्तानी कोई 70% से ज़्यादा है। ये वो लोग हैं जिनसे अगर आप पोल करें या उनसे बात करें, या मैं नहीं कहता कि मैंने पोल किया है, लेकिन कोई भी सेमी साइंटिफिक भी पोल हो जाए, तो इनकी एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो सेंसरशिप के ख़िलाफ़ है, वो इंटरनेट फ्रीडम्स के साथ है, वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन व्हाट दे कंसिडर बिजनेस के हक़ में है, वो ब्यूरोक्रेसी से नफ़रत करते हैं, वो पुलिस स्टेट से चिढ़ खाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी जो मुश्किल वैसे ही है पाकिस्तान में रहना, उसको मज़ीद मुश्किल होता देखते हैं इन कतगनों से, इन सेंसरशिप से, इन ऑर्डर्स से, इन अहकामात से, न्यू ईयर्स पे बीच बंद होने से। मतलब इन सारी स्ट्रक्चर्स को एक ऐसे मुल्क में जो अपने आप को जमहूरी कहता है, जहाँ पे 65-70% लोग जो हों वो कुछ और सोचते हों,
और उनकी नीयत के ऐन खिलाफ एक छोटा सा ग्रुप ऑफ ओल्ड पीपल उनके लिए फ़ैसले कर रहा हो, और वो ये अपने आप को हक बजानिब समझता हो कि वो उनके ख्वाब की भी तर्जुमानी करे कि वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। आई थिंक पीटीआई ने क्या दिया है इन लोगों को बस एक एवेन्यू दी है कि वो सोच लें कि शायद पीटीआई इस तरह की है। पीटीआई ने कुछ बराह रास्त उनके लिए नहीं किया, बल्कि उनको बेवकूफ़ बनाने के अलावा बहुत कम और चीज़ें की होंगी, लेकिन जस्ट बिकॉज उनको एक कॉन्वर्जेशनल प्लेटफॉर्म दे दिया या एक पीटर पैननेस दे दी या एक पाइड पाइपर की तरह बिहेव कर दिया, जो भी किया, लेकिन जस्ट बिकॉज वहाँ पे उन्होंने एक एवेन्यू दे दिया, तो आज उनके पास मतलब एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द यंग वोट जो है वो उस तरफ है। हालांकि उनके लिए कख नहीं किया इमरान खान ने, लेकिन इट्स जस्ट दैट इफ नॉट हिम देन हु, बिकॉज इट्स डेफिनेटली नॉट यू। अच्छा, आखिर में मुझे भाई आपको क्या लगता है, क्योंकि हम सियासतदानों को तो बहुत दफ़ा सज़ाएं हमने सुनी है, उनको सज़ाएं होती हैं, ठीक है, सब कुछ हमने तो देखा है, जेलों में नाहलियाँ वगैरह वगैरह, हम इस साइकिल के 75 साल से आदी हो गए। लेकिन इमरान खान साहब जिस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, डू यू थिंक कि वो कभी वापस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आएंगे? यार मैं समझता हूँ कि इमरान खान जिस हालत में हैं, उस हालत में होने के बावजूद वो जितने ताकतवर हैं ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। वो इस हालत में रहने के काबिल हैं, यही कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। यही तज्जियात होते थे ना कि ये जेल जाएगा, सीधा हो जाएगा, भाग जाएगा, इसको तो डर लगता है, ये होता है, उसको वो अपनी आराम छोड़ नहीं सकता, ये सारी चीज़ें उन्होंने बक की हैं ना। और सबक सीख जाएगा, सबक तो नहीं सीखते हुए नज़र आ रहे हैं ना मुझे, वो तो मुझे सबक सिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब वो तो एक अलग ही टेंजेंट पे घूम रहे हैं। और इमरान खान अब एक ऐसा फिनोमेना बन चुका है इस वक्त कि वो हर तरह से अनप्रेसिडेंटेड है। इमरान खान की इस वक्त जो टेनेसिटी है वो अनप्रेसिडेंटेड है, जिस तरह वो बिहेव कर रहा है। हालांकि वो इन द पास्ट इस तरह बिहेव नहीं किया। वो जितनी बिग डील है अमंग्स द पीपल, ये अनप्रेसिडेंटेड है। वो जिन कंस्टिट्यूएंसीज़ में बिग डील है वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो ये इस हवाले से प्रिडिक्शन तो मेरे ख़्याल में बहुत मुश्किल है, लेकिन एक तरह से बहुत आसान भी है कि ये कब तक चलेगा। यानी आप कह रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए उनको क्या चाहिए? उनको मुल्क की सबसे मकबूल तरीन जमात चाहिए, वो है उनके पास। उनको जेल से बाहर होना चाहिए। आज उनको जेल में अब रखने का एक जवाज़ रह गया है, और वो इद्दत में निकाह का केस है जो कि इस पूरी दुनिया की तारीख़ में सिर्फ़ एक आदमी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो के एंड तक पहुंचा है। और उसके अंदर जो गवाह थे वो उनकी ज़ौजा के साबिक़ शौहर के नौकर थे, जो कि हु वाज़ बीइंग अ पीपिंग टॉम, जो कि कहता है कि वो उनके प्राइवेट कमरे में झांक रहा था और उसने वहाँ से शहादत दी कि इमरान खान साहब कुछ नागुज़ीर कर रहे थे। तो ये इस बुनियाद पे इस वक्त एक डिसीजन आया है जिसके बाद वो जेल में है। तो अब ये कब तक चलेगा मैं भी देखूंगा, आप भी देखेंगे, अगला केस कौन सा आता है वो भी हम देखेंगे, लेकिन ये कोई हद ही होगी ना। तो वरना तो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट स्टॉपिंग हिम टेक्निकली फ्रॉम एंड दीज इलेक्टोरल साइकिल। अब ये कब तक करेंगे कि एक इलेक्शन कमीशन की क्या जवाबदीद है कि वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के मुकर्रर करदा ट्रिब्यूनल की नफ़ी करे? बिल्कुल, क्या है? कुछ भी नहीं। ये कानून सेटल्ड है, ये मेरी राय नहीं है, ये कानून सेटल्ड है कि ये जवाबदीद एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल की हो ही सिर्फ चीफ के पास सकती है, एक प्रोविंस के चीफ जस्टिस के पास, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। अब वहाँ पे पुल एंड पुश है, महीना निकाल दिया है उन्होंने। उस महीना निकालने के बाद अब एक अजीब व गरीब कस्म की कम्प्लीटली इलीगल ऑर्डिनेंस लाए हैं। उस ऑर्डिनेंस की वजह से आप मज़ीद टाइम खींच लेंगे, लेकिन कितना टाइम खींचेंगे? मतलब कासिम सूरी का भी 4 साल खींचे थे ना, 4 साढ़े 4 साल खींचे थे। तो ये ऐसा नहीं है कि ये बेवकूफ़ियाँ पहले नहीं हुई हैं, लेकिन ये इस इन्वायरमेंट में कि जब जुडिशरी के अंदर से एक पोजीशन वाज़े हो गई है कि आई थिंक इनफ इज़ इनफ, तो आई डोंट सी दिस गोइंग फर्दर। मतलब अभी जस्टिस अदनान चौधरी साहब की अदालत में भी वो रिकाउंट का ऑर्डर आया है कराची में से, सिंध हाई कोर्ट के अंदर से, जहाँ पर उन्होंने ये बादियुन नज़र जो टैबुलेशन के एरर्स हैं उनका हवाला देते हुए कहा नहीं, ये बस टैबुलेशन के एरर्स हैं और इनकी रिकाउंट होनी चाहिए। इसकी ये बात नहीं है कि ये अब इलेक्शन कमीशन की डोमेन है और उसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो इलेक्शन कमीशन की डोमेन में ही छोड़े। अब वो बात ख़त्म हो गई, आपने गलती कर दी, आपने 1386 को 1386 कर दिया, अब गिनती मैं कराऊँगा और गिनती इस तरह होगी और सबके सामने होगी और वीडियो टेप्ड होगी, और इस गिनती के बाद जो नतीजा निकलेगा उसको टैबुलेट किया जाएगा आपके नतीजे से। बात ख़त्म हो गई ना। तो अब ये करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। असल मतलब सही है, चंद हफ्ते लग जाएंगे, महीने लग जाएंगे, लेकिन साल नहीं लगेंगे। तो उसके बाद आप क्या देखते हैं होते हुए?
मतलब हम भी देखेंगे कि अगला क्या अमल होता है और अगली क्या स्टेप लिया जाता है, लेकिन इट्स वेरी वेरी हार्ड टू सी हाउ इट विल बी लेजिटिमेट। और मैं आपकी इसी बात को सेकंड करते हुए यहाँ पे इसको कंक्लूड भी करूँगा। मेरी पिछले दिनों एक बहुत ही की शख्सियत से मुलाकात का मुझे इत्तेफाक हुआ। वो बड़ा ऑब्ज़र्व करते हैं सबको और बड़े अहम जगह पर भी हैं। तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा कि आपको जो आपकी यहाँ पर ये इस जगह पर पोस्टिंग है, तो आपको लगता है कि जब आप जा रहे होंगे यहाँ से तो यही हुकूमत होगी? तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे लगता है कि शायद जाने से पहले मैं इसके अलावा कुछ और लोगों से डील कर रहा हूँगा, इनसे नहीं डील कर रहा हूँगा। तो इस हुकूमत के बारे में तो खदशात ही बहुत हैं कि हाँ जी। ये अपना टेन्योर पूरा ही नहीं कर सकती। जब एक टेन्योर पूरा नहीं कर सकती तो फिर उस अनसर्टेनिटी वाली हुकूमत में गवर्नेंस भी नहीं हो सकती, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ सकती। यार और वो टेन्योर डिफरेंट पूरा करना तो सानवी चीज़ है ना, जो हुकूमत की हैयत पे ही सवाल है कि भाई आप बने कैसे यार। मतलब आपके नंबर्स कहाँ से पूरे हुए हैं? आपके ये फॉर्म 45 फॉर्म 47 को हमने हवा बना दिया कि नहीं ये अब ट्रिब्यूनल में जाएगा, और यार टैब्यूलेशन का एरर है भाई, 1 मिनट का काम है। यस नंबर्स 3 कैंडिडेट्स कह रहे हैं ये नंबर्स हैं, एक कैंडिडेट जो जीता है वो कह रहा है कि नहीं ये नंबर नहीं है, ये दूसरे बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट नंबर्स हैं। तीनों बाकी कैंडिडेट कह रहे हैं कि यार देखो जो भी है ये नंबर नहीं है। तो और उन तीनों के जो फॉर्म 45 है वो रिजेंबल है, स्टैम्प्ड वो है, रिजेंबल करते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने दिए हैं, वो दूसरे वाले क्लियरली जो हैं वो डिफरेंट हैं। इवन के इस्लामाबाद वाले भाग ही गए, उनका हमें फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने आप दिए नहीं। सोचें, यार मतलब दिस इज टू मच। हालांकि तारिक फजल चौधरी साहब ऑन द रिकॉर्ड है, मती साहब ने उनके नाक के अंदर जब माइक घुसाया हुआ था तो वो ऑन द रिकॉर्ड है कहने के लिए हैं जी सारे हैं, बिल्कुल हैं, देंगे। यानी कि वो तो पोजीशन मुझे याद है, मैंने देखा है मतीउल्लाह जान के साथ उनका मुकालमा पहले दिन जब वो कोर्ट आए थे उसके बाद कि जी बिल्कुल है, जब वक्त आएगा देंगे। तो कहाँ है भाई? दिस इज अ जोक, दिस इज टू मच। तो थैंक यू वेरी मच मोहित भाई, आपके वक्त का Thanks बहुत for बहुत having me. शुक्रिया। It's a pleasure to be here. Congratulations once नहीं again. थैंक यू वेरी मच। मोहित जाफरी साहब हमारे साथ थे, हमने थोड़ा लंबी गुफ्तगू की, लेकिन क्योंकि मोहित भाई गुफ्तगू बहुत मज़े की करते हैं तो ये ऐसा फ्लेवर होगा कि आप बोर नहीं होंगे, इसलिए मैंने कहा लंबी कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा व्यूअर्स का टाइम ले लेते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।